नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। सबसे पहले तो आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2024 का एंड हो रहा है और 2025 की अब शुरुआत हो रही है। हर कोई जो है अपने अंदर इच्छा जताए हुआ है कि 2025 कैसे बीतेगा, 2025 में क्या क्या होगा, किस तरह की राजनीति होगी महाराष्ट्र की, किस तरह की भारत की राजनीति होगी। हालांकि इसमें चुनाव का माहौल तो नहीं है, लेकिन राजनीति जो है महाराष्ट्र की अगर बात करें तो उसके लिए कुछ चुनाव और बाकी चीज़ें की जरूरत नहीं है। छगन भुजबल इस समय किस स्थिति में है, क्या करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें 2025 में हो सकती है। उद्धव ठाकरे क्या स्थिति है, क्या करने वाले हैं, क्या वहाँ भी गाड़ी बने रहेंगे, क्या छगन भुजबल जो है अजीत दादा के से दुश्मनी में मोल लेकर बीजेपी के साथ जुड़ेंगे और कितने विधायक जुड़ेंगे, क्या क्या होगा, ये सब 2025 की बातें हैं। तो सबसे पहले हम आपको 2025 की शुभकामनाएं देते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ में सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार। हम इसे जानेंगे कि 2025 की राजनीति किस तरह की होगी देश की और महाराष्ट्र की। सर, स्वागत है। नमस्कार, सब स्वागत है आपका भी और आपको भी नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ। आप हमारे साथ हमारे व्यूअर्स साथ ऐसे ही बने रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और राजनीति के अंदर की खबरें जो है निकाल कर जो है हमारे सामने जो है चर्चा में लाइए। हमारे सभी सुधी श्रोता जो हैं या जो सुधी अपने सब्सक्राइबर हैं आपके, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। देखिए, कहते हैं ना कि नींव पर, वर्तमान पर आगे भविष्य की रचना होती है। वर्तमान जिस तरह का रहता है उसी तरह भविष्य उसका आगे बढ़ता है। तो वर्तमान में तो 2024 लोगों ने देखा कि 2024 किस तरह से कई चौंकाने वाले परिणाम भी रहे, लेकिन कुल मिला जुला कर भारतवर्ष के लिए, महाराष्ट्र के लिए ये 2024 एक सुखद या अच्छा संदेश देने वाला वर्ष रहा, साल रहा। और इसको लेते हुए बोलते हैं ना, भूत की चुनौतियों से सीख लेते हुए भविष्य की ओर बढ़ना है। तो हम सभी को आगे बढ़ना है। तो एक तरीके से सभी को इस तरह की शुभकामनाएं हैं कि आने वाला वर्ष भी इसी तरह अच्छे से सुख समृद्धि में और शांति में जाए, क्योंकि एक शांति बहुत जरूरी है और पूरा विश्व इस समय अशांति की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। तो जैसा आपने कहा कि 2024 तो अपने आप में एक अलग ही उसका ऐतिहासिक महत्व रहा, समझ लीजिए। तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण किया। 6 महीने के अंदर महाराष्ट्र की इतनी तेजी से राजनीति बदली कि लोग भौचक्के रह गए। बहुत लोगों का उत्थान हुआ, कुछ लोगों का अपने आप में राजनीतिक रूप से कहें तो सामाजिक रूप से ये पतन का भी वर्ष रहा। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो एक लोकतंत्र की अच्छी परिभाषा है। लोकतंत्र में कुछ चीज़ें आगे अपने तरीके से बढ़ती रहनी चाहिए और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये जरूरी भी होता है कि सभी मिलजुल कर उसको स्वीकार करें। स्वीकारता बढ़नी चाहिए, जिस तरह से नकारात्मकता कम होनी चाहिए। अब देखिए, 2025 में सबसे बड़े सांस्कृतिक महाकुंभ का भी आगाज होने जा रहा है। ये इसमें कम से कम ऐसा कहा गया है 40 से 45 करोड़ लोग, मतलब आपकी आबादी 40% आबादी वहां जुटने वाली है। तो ये बहुत बड़ा एक सांस्कृतिक सभ्यता की, अपनी धर्म से तो मत जोड़िए, एक संस्कृति से जोड़िए, अपनी परंपरा से जोड़िए। अपनी गौरवशाली एक परंपरा रही है, तो कुंभ उस गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है। दिव्य और भव्य कुंभ होगा तो उतनी भारतीय संस्कृति की और सभ्यता का प्रतीक है। तो वो चीजें आगे आएंगी और इसका अच्छा संदेश भी पूरे विश्व में जाना चाहिए, यही हम आशा करते हैं। सर, बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र राजनीति दिखाया है तो उसके लिए कोई सीजन नहीं होती है, कभी भी कुछ भी होता है। आज स्थिति ये है कि महाराष्ट्र में सरकार बन गई है, अभी तक पालक मंत्री नहीं बने हैं, वो अलग बात है। लेकिन छगन भुजबल को लेकर जिस तरह से राजनीति हो रही है, छगन भुजबल जो है अजीत दादा से काफी नाराज है, पार्टी में है। लेकिन अब वैसी भी खबर थी कि कुछ विधायकों को लेके जो है अजीत दादा को फटका देते हुए वो बीजेपी में जाने वाले हैं। तो क्या अजीत दादा को नुकसान करके अगर बीजेपी में आते हैं तो क्या बीजेपी उनको एक्सेप्ट करेगी? ये सब भी बातें नहीं। देखिए, जिस तरह की राजनीति या जिस तरह के चुनाव हुए और जिस तरह के चुनाव परिणाम आए महाराष्ट्र के, इससे दिख रहा है कि एक अस्थायित्व की ही तरह है।
है, जी। क्योंकि ये सही है कि एक पार्टी 2-3 पार्टियां मिलकर ही चुनाव लड़ी, 3-3 पार्टियां, लेकिन एक को इतना ज्यादा बहुमत मिल गया और इतनी बड़ी सफलता मिल गई कि दूसरे पार्टी का जरा सा हौस दिखा, मतलब उनका एक तरीके से उनका जो एक जोश था, जोश में उनके भारी कमी आई है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इसमें अंदर ही, इनके अंदर ही इतना, बोलते हैं ना, जब ज्यादा चीजें हो जाती हैं तो उसमें एक बांटने वाली जो नौबत आती है तो उसमें थोड़ी खींचतान होती है और चीजें ज्यादा आ गई। जब चीजें ज्यादा मिल गई हैं तो उसमें अब छगन भुजबल की जहां बात आप कर रहे हैं ना, छगन भुजबल निस्संदेह बड़े नेता हैं। छगन भुजबल मराठा राजनीति, इधर ओबीसी की राजनीति, मराठा और ओबीसी की राजनीति में मुझे लगता है छगन भुजबल का एक तरीके से गेम हो गया जी। जी हाँ, ये पिस गए। और जिस तरह से बीजेपी का भी कह रहे हैं ना, जी, बीजेपी में भी छगन भुजबल के बीजेपी में आने से बीजेपी का भी कोई बहुत बड़ा फायदा या नुकसान उस तरह से मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि बीजेपी अपने आप में बहुत एक, कहते हैं ना, हम पहले से कहते रहे हैं, संसाधनों साधनों वाली पार्टी है। इसमें आने जाने वाले ऐसे अब लगे रहेंगे क्योंकि वो बहुमत में है, 132-33 से ज्यादा सीटें हैं। तो छगन भुजबल अगर यहाँ भी आते हैं तो समस्याएं उनकी बहुत ज्यादा बनी। हाँ, ये है कि नए साल में वो अपने आप को दिखाने का प्रयास, थोड़ा सा अपनी शक्ति या जो भी है सामर्थ्य उसको दिखाने का वो प्रयास करेंगे। लेकिन वही स्थिति आप जैसे कहा ना कि ये अपने राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो उप मुख्यमंत्री हैं, इनके ऊपर भी कुछ ज्यादा असर अजित पवार के ऊपर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि देखिए उनका भी उत्साह चरम पर है और वो चाहते हैं कि भाई हम अब अपनी पार्टी, और ये भी चर्चा चल रही है, देखिए उधर छगन भुजबल पवार साहब के बहुत नजदीकी थे। पवार साहब देखिए बैकफुट पर आ गए हैं। अब आप देखिए जो ये मुद्दा बनाया था उन्होंने ईवीएम का, इस पर भी वो बैकफुट की नीति अपना, इससे साफ जाहिर होता है ये पवार भी अब चाहते हैं कि अब ये अगली पीढ़ी को ये सत्ता जानी ही है, हस्तांतरित होनी है, जो भी होना है, तो इसमें अब ज़्यादा कुछ करने के लिए मुझे नहीं लगता है। और जहाँ तक अभी आगे आने वाले केवल जिला परिषद के या महापालिका नगर पालिका के चुनाव हैं, अगर इनमें होता है तो इसमें असली चुनौती जो है ना, सबसे बड़ी चुनौती उद्धव ठाकरे के लिए है, इसके बाद कांग्रेस के लिए है। तो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की क्या भूमिका होती है? अगर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे एकत्र नहीं आए तब तो और मुश्किलें उनके लिए बढ़ेंगी। तो और ऐसा लग भी रहा है कि अब इसमें आप देखिए छगन भुजबल की चर्चा तो हो रही, छगन भुजबल से ज्यादा समस्या जो है उद्धव ठाकरे जी के लिए है। उद्धव ठाकरे जी के लिए बीएमसी जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है और नगर पालिकाओं महापालिकाओं के चुनाव अपना अस्तित्व जो है बचाए रखने के लिए। भले उनके पास 21 विधायक हैं, लेकिन उनको विरोधी पक्ष नेता भी देखिए, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अभी देखिए मंत्रियों का, पालक मंत्री का चल रहा है बाकी, लेकिन विरोधी पक्ष नेता की चर्चा कोई नहीं कर रहा है, कोई कर नहीं रहा है। तो उनको पता है कि भाई यहाँ तो जो चल रहा है, लेकिन विरोधी पक्ष नेता भी महाराष्ट्र को मिलने वाला नहीं है, ऐसी संभावना दिख रही है। और जहां तक आपने पालक मंत्री की बात की, तो पालक मंत्रियों को लेकर निस्संदेह आपस में तो हैं, आपस में तकरार भी है, खींचतान भी है। तो नए साल में उनका भी नए साल में होना ही है, देखिए होगा तकरार। लेकिन इस समय सबसे ज्यादा आत्मविश्वास अगर है तो बीजेपी के अंदर है। वो देखिए अपना काम शुरू कर चुके हैं, देवेंद्र फडणवीस जी अपना काम कर रहे हैं। रही बात सबसे बड़ी उसके बाद की चुनौती माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के लिए है। उनको भी अपनी पार्टी का आने वाले महापालिका के चुनाव के मद्देनजर उनकी एक तैयारी होनी चाहिए। वो अपनी पार्टी को एकजुट करने के रखना भी उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। हालांकि वो उसमें सफल होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि वो जानते हैं किस तरह से लेके चलना है। तो सत्ता और संगठन दोनों को बचाए रखने की जिम्मेदारी शिवसेना के पास या माननीय एकनाथ शिंदे जी के पास रहेगी। और उधर जहां तक बात कर रहे हैं उनका तो उत्साह बिल्कुल चरम पे है। बीजेपी के जो देवेंद्र फडणवीस जी हैं, तो उनको सीएम है ही हैं, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है, रिव्यू शुरू कर दिया है और वो सबको लेकर चलना भी जानते हैं उनको। और इन दोनों नेताओं को भी पता है कि अब भाई उनके पास बहुमत का आंकड़ा तो है, हमें अपनी शक्ति, अपना सामर्थ्य जो है वहां अब सरकार में भी दिखाना है और पार्टी में भी दिखाना है। तो यही चीजें अजित पवार जी पर लागू होंगी, वही चीजें माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी पर लागू होंगी। तो नया साल इतना आसान नहीं जाएगा जी, काम करते रहना है। लेकिन सरकार पे मुझे लगता है कि नए साल में अब सरकार पे कोई
परेशानी आने वाली नहीं है। सरकार पे रूठने मनाने का खेल चलता रहेगा, थोड़ी खींचतान जरूर चलती रहेगी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि देवेंद्र फडणवीस माहिर हैं, सरकार चलाने में माहिर हैं। 5 साल का उनका जो प्रदीर्घ अनुभव है, उसके बाद भी 2.5 साल देखिए इनके साथ रहे, बड़े तरीके से रहे। लेकिन इसमें एक है कि ऐसी चीजें आती रहेंगी मीडिया में, लोगों में, कि समन्वय का अभाव है, बाकी चीजें हैं, तो ये चीजें राजनीतिक रूप से ये चलती रहेंगी। राजनीतिक उथल पुथल थोड़ी चलेगी, इतना नहीं होगा कि फट जाए कुछ, उसके अंदर ही कसमकस जिसको कहते हैं ना, कसमकस की चलती रहेगी। ये तीनों पार्टियों में कसमकस चलती रहेगी। और ऐसा तो नहीं रहेगा मुंह में राम बगल में छुरी। ये आपने जो जैसा कहा, ये कसमकस की मतलब आपने एकदम खोल के रख दिया और तरीके से, मतलब उग्रता तरीके से कहा। ये चीजें चलेंगी निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए तीनों का संगठन है, तीनों अपने अपने संगठन को, अपने अपने वजूद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जहां तक बीजेपी है, बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में महाराष्ट्र में पहुंच चुकी है। बीजेपी तो अब देखिए उनका तो ये भी है कि अगली सरकार वो अपने ही दम पे बनाए, तो अगली सरकार वो अपने दम पे न बना पाए, इसके लिए इनका संघर्ष चलेगा। तो ये सारी चीजें जो आपने कहा ना, ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए आप देख रहे हैं जिस तरीके से वो जो भीड़ में हत्याकांड हुआ, भीड़ के हत्याकांड को लेकर कितनी बड़ी राजनीति, आप धनंजय मुंडे पूरे तरह निशाने पर हैं। धनंजय मुंडे बीजेपी के नेता धनंजय मुंडे का विरोध कर रहे हैं, विधायक सुरेश धस विरोध कर रहे हैं, और दूसरी तरफ माना जाता है कि धनंजय मुंडे जो हैं मुख्यमंत्री फडणवीस जी के बहुत खासम खास हैं। तो आप सोच सकते हैं किसकी कसमकस है, किस तरीके से, एक तरीके से उनको निशाने पर भी रखा। हाँ, तो एक तरह के निशाने पर भी हैं और एक तरह से उनको बचाने की भी कोशिश जारी है। तो आज देखिए उस वाल्मीकि का जो मुख्य आरोपी था, वाल्मीकि कराड जो है, उसका आत्मसमर्पण भी हो गया या उसकी गिरफ्तारी भी तय हो गई। तो इस तरह की खबरें ये चलती रहेंगी। लेकिन रही बात राजनीतिक स्थिरता, जो है राजनीतिक स्थिरता महाराष्ट्र में तो बिल्कुल रहेगी। मुझे लगता है देश में भी राजनीतिक स्थिरता रहेगी। इस साल, नए साल में कुछ राजनीतिक अस्थिरता का उस तरह का माहौल नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आने वाला बिहार का चुनाव है। बिहार के चुनाव के बाद, 25 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार की जो पुराना इतिहास है, नीतीश कुमार का पलटू राम की भूमिका में ये जो कहा जाता है, लेकिन उस पर भी बीजेपी का उनका नियंत्रण रहेगा। ऐसा नहीं लगता कि कुछ, अगर नीतीश कुमार हट भी जाते हैं तो कुछ बीजेपी के स्वास्थ्य पर, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उन्होंने अपना जो है गणित एक तरीके से बना लिया है। तो राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा अस्थिरता अब देखिए एनडीए की बात जैसे हो रही है, और इंडिया की बात, एनडीए अपने आप में ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन इंडिया में ही इतनी ज्यादा आपस में खींचतान शुरू हो गई है कि कह रहे हैं कि भाई इंडिया गठबंधन से तो कांग्रेस को ही हटा दिया जाए। सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, उसको ही हटाने की बात हो रही है, राष्ट्रीय दल। और कांग्रेस ही विरोधी पक्ष नेता है इस देश में। अगर कोई विरोधी पक्ष नेता है या विरोधी पक्ष है तो कांग्रेस, बीजेपी। तो विशाल जी, लास्ट क्वेश्चन सवाल मैं करता हूं कि नए साल में शुरुआत में ही दिल्ली के चुनाव है जी, दिल्ली के चुनाव में क्या देख रहे हैं? नया साल किसको प्रभावित करेगी, अरविंद केजरीवाल को कि बीजेपी की वहां पर वापसी हो सकती है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जो है ना, सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी के नक्शे पर चल रहे हैं जी। जिस तरीके से उन्होंने, देखिए वो 18,000 रुपया राजनीति, उसी बीजेपी की राजनीति, बीजेपी की काट, बीजेपी की वो हिंदुत्व की राजनीति भी करना चाहते हैं, बाकी सर्वसमावेशक राजनीति या धर्मनिरपेक्षता की राजनीति, वो सबको साथ लेकर चलने का उनका अंतिम प्रयास, वो भी रेवड़िया बांटने का ही काम कर रहे हैं। सवाल ये भी उठता है कि मुख्यमंत्री कोई दूसरा कोई है, और घोषणाएं केजरीवाल कर रहे हैं। सरकार की घोषणाएं मुख्यमंत्री को करनी चाहिए, मुख्यमंत्री आतिशी हैं, लेकिन घोषणाएं केजरीवाल कर रहे हैं। केजरीवाल अपने आप को मुख्यमंत्री ही मान रहे हैं, तो स्वाभाविक है मुख्यमंत्री माने, ठीक है, उनकी पार्टी है, उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन जो बोलते हैं ना व्यवहारिक दृष्टि से या प्रशासनिक दृष्टि से वो उसका अधिकार मुख्यमंत्री देख रहे हैं। दिल्ली में बदलाव की स्थिति मुझे बहुत लगता नहीं कि दिल्ली में जो कुछ भी है ना, दिल्ली की राजनीति थोड़ी सी अलग है। केंद्र की सरकार है, केंद्र की सरकार के खिलाफ ही थोड़ा सा, केंद्र सरकार के खिलाफ, क्योंकि केंद्र दिल्ली वासी जो है ना, वो भी इसी तरह, ये अब उनकी सरकार है, चूंकि वो उन पर विश्वास थोड़ा सा जता रहे हैं, तो बीजेपी के ऐसा नहीं लगेगा, बीजेपी के खिलाफ पूरी तरह माहौल तो नहीं रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि केजरीवाल जो हैं थोड़े सफल तो होंगे, मतलब सरकार फिर से लाने की स्थिति उनकी बनेगी, ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो
जिस तरह से पिछली बार उनका आंकड़े आए थे, हाँ। ये वन साइडेड नहीं, वो वन साइडेड आंकड़े नहीं, वन साइडेड आंकड़े नहीं होंगे। त्रिकोणीय संघर्ष तो रहेगा। इस त्रिकोणीय संघर्ष में केजरीवाल की भूमिका, बीजेपी चाह रही कि त्रिकोणीय संघर्ष लंबा चौले और कठिन हो तो इसका असर बीजेपी को अच्छा मिले, कांग्रेस सर, लेकिन कांग्रेस काफी कमजोर हो चुकी है। कांग्रेस की स्थिति दिल्ली में बहुत कमजोर हो चुकी है। देखिए लोकसभा चुनाव परिणाम में दिखा, लोकसभा चुनाव दोनों ने मिलकर लड़ा, दोनों ने, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस ने, लेकिन एक भी सीट नहीं मिली उनको। तो स्वाभाविक रूप से ये जो है कि ये विधानसभा चुनाव पे कांग्रेस का असर नहीं पड़ा। नीचे में महापालिकाओं के भी इलेक्शन हुए थे तो उसमें भी केजरीवाल की को सपोर्ट मिला। तो जिस तरीके का चल रहा है तो केजरीवाल की स्थिति खराब तो होगी, लेकिन उतनी खराब नहीं होगी कि उनको सत्ता से बाहर जाना पड़े, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद जानकारी के लिए मिश्रा जी। तो हमारा चर्चा ये था कि नए साल में जो है देश की राजनीति किस तरह की होगी, महाराष्ट्र की राजनीति किस तरह की होगी, क्योंकि जिस तरह से सरकार बनी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी महाराष्ट्र में हुए, लोकसभा चुनाव देश के हुए, सभी सरकारें बन गई हैं और आराम से स्मूथली चल रही है, लेकिन राजनीति किस तरह की होगी, किस तरह का उलटफेर होगा, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। तो नए साल की शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और आपकी प्रतिक्रिया और आपके कमेंट्स जो है हमें जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद। सभी को शुभकामनाएं। आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं।